किसी कीमत पर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो बहुत बदल गई है। मुझे लगता है दोनों खानदान हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। घर में और कोई था? कोई भी नहीं, और ये अच्छा ही हुआ। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बहनों के दरमियान कोई और कुछ बोले। ये सिर्फ तुम दोनों बहनों का मामला तो नहीं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया। मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं जाकर उसके साथ बैठूं, उसे तसल्ली दूं। मेरा ख्याल है बीच में किसी न किसी को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अभी तुम इस मामले में कुछ मत बोलना। मुझे उसके गुस्से का पता है ना, और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। और फिर जब वो मेरी बात नहीं सुनती तो तुम तो। ये सबा ने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? ऐसा लगता है दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। तुम सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती है, मजलूम बनकर। वो चाहती है असल मामले को सब लोग भूल जाएं और सब उसका दिल बहलाने लगे। ऐसी तो उसकी नेचर कभी नहीं थी। क्या मुसीबत है, फ्रिज में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उल्लू बोल रहे हैं। चीखो मत सारा, तुम 5 साल की बच्ची नहीं हो। घर की सूरत हाल का भी कुछ ख्याल करो। कब तक रहेगी ये सूरत हाल? ये तस्वीरें मैंने उतारी थी अपने कैमरे से। डेवलप कराने का वक्त ही नहीं मिला। मैं इनको बड़ा करवा कर अपने कमरे में लगवा लूंगी। हर जगह आसिम ही आसिम नजर आएगा। आसिम को मैंने ख्वाब में देखा था, कुछ परेशान सा था। कह रहा था अभी बहुत से काम बाकी थे। तुम कोई और बात नहीं कर सकती हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस घर में सिर्फ आंटी की वजह से आती हूँ। क्यों आंटी, ना आया करूँ आपसे मिलने? क्यों? तुम्हें कौन रोक सकता है? ये मेरा घर है, मुझसे मिलने तो कोई भी आ सकता है। और इस वक्त तो तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा। महमूदा आई थी, मैंने उसे कह दिया कि हम उससे किसी किस्म का ताल्लुक अब नहीं रखना चाहते। ठीक किया आपने। जितना ज्यादा मिलेंगी उतना दुख बढ़ेगा। सबा भी आई थी। हिम्मत ही नहीं हुई होगी उसकी। उसका क्या ख्याल है कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी? इसी चीज की कसर रह गई थी कि तैमूर भी मुझसे इस लहजे में बात करे। कैसा लहजा था? उखड़ा उखड़ा, बहुत ठंडा, मुकम्मल बेहिसी थी आंखों में। वैसे ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात भी नहीं है। आखिर वो भी उसी घर में रहता है, उसमें भी तो आया होगा असर सारे माहौल का। सही कह रही हो तुम। हमारे घर में भी बहुत अजीब सा माहौल हो गया। सब एक दूसरे से नजरें छुपाते फिर रहे हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ अम्मी के सामने जाऊं ही ना, वो भी मुझे छुपती रहती हैं। इस चीज का इलाज सिर्फ वक्त है। एक और हल भी है। देखो आयशा, मैं हूं ना इस सारे मामले की जड़। तो अगर मैं ही ना रहूं तो? क्या कह रही हो? होश में तो हो। फिक्र ना करो, मैं खुदकुशी नहीं करने वाली। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं, या फिर शायद इतनी बुज़दिल नहीं हूं। फिर क्या करोगे? दोबारा खाला के यहाँ जाओगी उन्हें समझाने? कोई फायदा नहीं है। वो गयूर साहब है ना, वो कह रहे थे कि लाहौर में असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट खाली है। तो अगर मैं लाहौर चली जाऊं तो? रहने का क्या करोगी वहां पर? वो भी हो ही जाएगा। आशा, अगर मैं यहाँ ना रहूं ना तो बहुत से प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। लोग एक दूसरे से छुपना तो बंद करेंगे। शायद कोई भी हंसी भी वापस आ जाए। यानी तुमने खुद को मुजरिम समझा और सजा भी तजवीज कर ली। आयशा, सब लोग तो गलत नहीं कह सकते ना। सबा, असल चीज मुजरिम का अपना इकरार जुर्म होता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम आसिम की खुदकुशी की जिम्मेदार नहीं हो। तुम तो सिर्फ मंगेतर थी।
तो 5-5 बच्चों की बात तलाक हो जाती है और कोई नहीं मरता। आसिम भाई के बाद लगता है जैसे किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं रहा। एग्जाम्स ही पता नहीं मैंने कैसे दिए। अम्मी को भी हम पे एक बेएतबारी सी हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ होने वाला है। किसी ने सबा से भी पूछा है कि वो कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रही है? असल प्रॉब्लम तो उसके साथ हुआ है, लोगों को फेस करना। वो इतनी इमोशनल नहीं है कि सब कुछ फील करें। औरत मर्द के मुकाबले में ज़्यादा इमोशनल होती है, ज़्यादा महसूस करती है चीज़ों को। यहाँ औरत और मर्द का क्या जिक्र आ गया? मतलब यही है कि सब कुछ तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। तुम्हें भी सबा की गलती नज़र आ रही होगी। तुम लोग एक रुख से देखने के आदी हो चुके हो। बात क्या हो रही थी? तुम क्या कह रही हो? जो तुम समझ रही हो वो किसी ने नहीं कहा। कहाँ नहीं होगा, सोचा तो होगा। तुम्हें मेरी नीयत पे शक क्यों होने लगा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूँ और बात काफ़ी आगे निकल जाए, फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, और जब मैं आंखें खोलूँ तो सब कुछ ठीक हो चुका हो। अगर ऐसा होता तो मैं आंखें बंद ही किए रहती। मुझे ऐसा कोई जाम नज़र नहीं आ रहा। लगता है सब कुछ ऐसे ही रहेगा। सारा कि हम दोनों भी कोशिश करें खाला से मिलने की, उन्हें समझाने की। उन्होंने अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी, सबा को घर से निकाल दिया, तो हम किस खेत की मूली हैं? हो सकता है वो ऐसा ना करे हमारे साथ। अब्बू भी तो अकबर अंकल के ऑफिस गए थे। दोनों की यही राय है कि अभी खाला को तंग करना ठीक नहीं है। मेरी कभी आसिम से मुलाकात नहीं हुई। कैसा इंसान था वो? इन सारे हालात से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा होगा किस किस्म का इंसान था। अपनी एक जिद के लिए सारे घर वालों की क्या हालत कर दी। और कुछ नहीं तो अपनी माँ का ही सोच लिया होता। अम्मी मुझसे सही तरह से बात ही नहीं कर रही। कोई भी किसी से सही तरह बात नहीं कर रहा। तुम लोग ऐसा करो। आतिफ, तुम्हें सिचुएशन का कुछ नहीं पता है। आसिम से तुम नहीं मिले हो, मेरी खाला की फैमिली को तुम नहीं जानते हो। मैं तुम लोगों को तो जानता हूँ। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी काबिल नहीं हूँ तो मेरा यहाँ बैठने का क्या फायदा? सबा, सबा, सबा। इससे पता नहीं किताब पढ़ ली नहीं पढ़ी। कहाँ रख दी थी मेरी किताबें? तुम यहाँ बैठी हो? कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ कितना बदलता जा रहा है। बजाय इसके कि तुम मेरा गम बटाओ, तुम तो घर से बिल्कुल लाताल्लुक होते जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। मैं हैदराबाद गया हुआ था काम के सिलसिले में। तुम शहर से बाहर गए हुए थे और मुझे बताया तक नहीं। इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं बताता तो तुम बेकार में परेशान होती। मुझे मालूम है ना कि तुम कभी मुझे हाईवे पे ड्राइव नहीं करने देती, और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। मैं नहीं चाहती कि तुम खामखा किसी हादसे का शिकार हो जाओ। कमाल करती हैं। अरे बाबा, रोजाना आधी दुनिया इधर से उधर आती जाती रहती है। अगर हादसों की डर की वजह से सब घर में बैठ जाएंगे तो काम हो गया। खैर, तुम तो शुरू से ही डरा करती थी। याद है जब हैदराबाद में हम दरिया पे जाया करते थे? हाँ, कितना अच्छा लगता था। दरिया की सैर और वो किश्तियाँ। हाँ मरियम, सब कुछ अब भी वैसा ही, कुछ भी नहीं बदला। अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रबड़ी लाया हूं। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद है।
हाँ बतूल, मैंने पेंडिंग वर्क की लिस्ट तैयार की है। अभी तो बहुत से काम पड़े हुए हैं। खास तौर पे वो मोंजोदड़ो की डॉक्यूमेंट्री की 7 मिनट की एडिटिंग बाकी है। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? जिन क्लाइंट्स के साथ तुम काम कर रही थी वो तो तुम ही से काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहती हूँ अब मैं काम। जबरदस्ती करूंगी तो सही नहीं होगा। तुम लोग किसी और से करवा लो। लेकिन कमिटमेंट भी तो कोई चीज होती है। जो प्रोजेक्ट तुमने शुरू किया है। ठीक है, नहीं हूं कमिटेड मैं अपने काम से, गैर जिम्मेदार हूं, और तुम जो चाहे समझ लो। इस तरह से बात क्यों कर रही हो? इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती हो या किसी और के साथ भी नहीं करना चाहती हो। पता नहीं, मेरे यहाँ कुछ चीजें पड़ी हुई थी, वो लेने के लिए आई थी। तुम जो सुकून हासिल करना चाहती हो वो आरजी है। अब बाज़ दफ़ा आरजी चीज़ ही बहुत बड़ा सहारा होती है। मुझे तुमसे कम अक्ल की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। तुम घर में बड़ी हो, तुम हालात को संभाल सकती हो। अगर यूं हाथ पांव छोड़कर बैठ जाओगी तो? जो हालात बिगाड़ने का जिम्मेदार हो वो क्या संभालेगा हालात? कौन कह रहा है तुम्हें हालात का जिम्मेदार? मुझे तो लोगों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं रही। अगर तुमने इस वक्त अपने आप को नहीं संभाला तो बाद में तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। याद करो बेटी, तुम क्या थी और क्या हो गई हो। अब मैंने एक हल सोचा है। मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगी। छुप कर बैठ जाने से मसले हल नहीं होते, और ज्यादा बड़े होकर सामने आते हैं। जितना तुम डरोगी दुनिया तुम्हें और ज्यादा डराएगी। अब मैं चाहती हूँ कि अगर खाला को मुझ पर गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा निकाल दें, डांट लें, मार लें, ख़त्म करें। मैं उनको रोकूंगी तो नहीं। मुझसे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ठीक है, ये बात जाकर अपनी खाला से कहो, उन्हें अपने दिल की बात बताओ। वो मुझसे नहीं मिलेंगी। कब तक ही मिलेंगी? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। आज अगर वो किसी सदमे के नीचे दब गई है तो कल को दोबारा सामने आ सकती है। शुरू में मुझे एडजस्ट करने में बहुत मसला हुआ था, लेकिन अम्मी बाद में तो मैंने खाने बनाने भी सीख लिए थे। जब कभी मेरा हाथ जलता था तो मुझे पाकिस्तान के मजे याद आते थे। मेरे मना करने के बावजूद तुमने यहाँ से आसिम की कुर्सी क्यों हटाई? कुर्सी उसने नहीं, मैंने हटवाई है, इसलिए कि तुम हर वक्त उधर ही देखती रहती थी। देखो मरियम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी परवाह छोड़ो कि मेरे हक में क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा लहजा मुझसे इतना तल्ख क्यों होता जा रहा है? घर में आना अजाब हो गया है। अगर कहो तो ना आया करो। मुझे धमकी दे रहे हो तुम? इस लहजे की कसर रह गई थी बस। अम्मी, आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हैं? अब्बू तो सिर्फ आपसे कह रहे थे कि बेटा कुदरत ने छीन लिया, शौहर ने वैसे नजरें बदली। जिंदगी में अब रह ही क्या गया? फूल ले ले जी। नहीं चाहिए फूल, कांटे हैं तो वो दे दो। वो तो नहीं है बाजी, ले लेना। आपने पहले भी कहा था कि आप लेंगी। अभी जैसे लोगों के लिए तो बनाया अल्लाह ताला ने ये फूल। अच्छा, ये रख लो, फूल नहीं चाहिए। ये तो आपने कोई अच्छी बात नहीं की बाजी। मैं फूल बेचता हूँ, मेहनत करता हूँ, भीख तो नहीं मांगता ना। अपने पैसे अपने पास रखें। अच्छा लाओ भाई, फूल दे दो मुझे। तुम्हें जाना कहाँ है? अगर उस पुल के नीचे जाना है ना तो मैं छोड़ देती हूँ। जी यही काले पुल के नीचे तक जाना है। आ जाओ। तुम सुबह को नजर नहीं आते? सुबह को पढ़ता हूँ, 5वीं क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? जी आसिम। किसके साथ रहते हो? माँ के साथ। माँ क्या करती है? शीशे लगाने का काम करती है। बस ये घर है मेरा, थोड़ी दूर। आप आएंगे ना, माँ बहुत खुश होगी। नहीं, फिर कभी से।
बैठो। मैं तुम्हें बगैर बताया आई हूँ, लेकिन मुझे आखिरी वक्त तक अंदाजा नहीं था कि मुझे तुमसे मिलना है या नहीं। फिर अंदाजा कब हुआ? मैं समझती थी कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हक होता है हाँ या ना करने का, अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करने का। लेकिन ठीक है, अब मैं मान रही हूँ कि कसूर मेरा ही है। लेकिन तुम कसूर मेरे सामने क्यों मान रही हो? फिर मैं किससे बात करूं? ना खाला मेरी शक्ल देखना चाहती हैं, ना अम्मी मुझसे बात कर रही हैं। इन सब बातों की नौबत ही क्यों आई? इसलिए कि मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। सबको पता था कि मैं इस मंगनी पे खुश नहीं हूं, लेकिन सब यही कहते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर चीज बिगड़ती गई। और जिम्मेदार कौन था? हम दोनों। मैं उसे मोहब्बत नहीं कर सकी और वो दिन ब दिन इनसिक्योर होता गया। बात बात पर गुस्सा करना, मुझे अपनी मिल्कियत समझना, तंज करना, शक करना। अगर तुम्हें उससे नफरत थी तो? नहीं थी मुझे उससे नफरत। उसका कोई कम अफसोस नहीं हुआ है मुझे। वो मेरा कजन था। तुम तो उस मुल्क से बाहर रहे हो। उसका और मेरा तो रोज का साथ था। लेकिन बाज़-औक़ात पसंद को जिंदगी भर के साथ में नहीं बदला जा सकता। अब क्या हाल है तुम्हारे पास? मैं यहां से जा रही हूं। हो सकता है अगर मैं घर में ना हूं तो खाला और अम्मी की बातचीत शुरू हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। कौन कह सकता है किसकी किस्मत में क्या है? अम्मी आसिम को बहुत चाहती थी। उनका बेटा छिना है, दुख तो होगा उन्हें। दुख मिला भी तो उन लोगों से जो उसे शेयर कर सकते थे। देखो तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। अपने हालात तुम सबसे बेहतर खुद जानती हो। आपका बेटा बहुत मेहनती है। आसिम, दौड़कर एक ठंडी बोतल ले आओ, जाओ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर आऊंगी तो। वैसे आसिम मुझे बता रहा था आप शीशे का काम करती हैं, तो मैं समझी कढ़ाई सिलाई का काम होता होगा। वो भी करती थी, अब छोड़ दिया है। बहुत बारीक काम है, उससे आंखों पर दबाव बहुत पड़ता था। वैसे ये काम भी बहुत बारीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। आसिम भी करता है और ऊपर से उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो है। हाँ, लेकिन ये कितने में बिक जाता है एक गुलदान? ये मैं भी नहीं बेचता, अम्मी भी नहीं बेचती, ये ठेकेदार बेचता है। मैं तो सिर्फ गोंद से शीशे चिपकाती हूँ, सामान भी सारा ठेकेदार ही देता है। बस अल्लाह का करम है, मुझे अपनी मेहनत मजदूरी मिल जाती है। और कितने दिनों में बन जाता है? ये कोई 5 दिन में तो बन जाता है और कभी कभार 6 दिन भी लग जाते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत से गुजर सफ़र हो रहा है। हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती रहती हूँ कि आसम कुछ पड़ जाए। ये सब चीज़ें उठाकर किसी ऐसी जगह बंद कर दो जहाँ से मुझे दोबारा नजर ना आए। क्या क्या अरमान थे, बेटे की शादी होगी, बहू घर में आएगी। अब होने को कौन रोक सकता है? हर एक को तो औलाद की खुशी नसीब नहीं होती। कुछ लोग हमारे जैसे भी तो होते। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं आपको फिर से खुश रखने के लिए? अच्छा चलें, ये बता दें कि आपकी उदासी कैसे कम हो सकती है? तो माँ के दिल को नहीं समझोगे। अम्मी, मैं एक बात समझ पाया हूं कि कभी भी मैं आप लोगों को सही तरह से नजर नहीं आया। इस बात का क्या ताल्लुक है इस पूरे मामले से? क्या मैं आसिम को याद भी ना करूं?
आसिम से मुझे भी मोहब्बत थी, छोटा भाई था वो मेरा। मैं ये नहीं कहता कि उसके हिस्से की भी मोहब्बत मुझे मिल जाए, लेकिन मेरा भी तो कुछ हक है। माँ बाप की नज़र में सब बच्चे बराबर होते हैं। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ख्वाहिशें तो मैं भी आपकी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मुझ पर भरोसा तो करें। हेलो हेलो खाला, खाला प्लीज मेरी बात सुने। खाला फोन ना बंद करिएगा प्लीज। खाला मेरी बात सुन लीजिए। हेलो खाला, सारा, ये आतिफ कुछ ज़्यादा ही नहीं आने लगा यहाँ? जब देखो बैठा हुआ है। मेरे साथ पढ़ता है तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्यों, तुम्हारी क्लास में और कोई नहीं है तुम्हारी हेल्प करने को? मम्मी आप भी बस अब बैठे बैठे आतिफ के खिलाफ हो गई हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम सबा की तरह मुझे कोई सदमा पहुंचाओ। जो कुछ भी हुआ आपकी अपनी जिद की वजह से हुआ है, किसी ने आपको कोई सदमा नहीं पहुंचाया। और अब हर वक्त मुझे ही कहती रहती हैं, जैन को नहीं देखती। क्यों, जैन को क्या हुआ है? वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, घर के माहौल से भागता फिरता है, स्मोकिंग शुरू कर चुका है। कुछ समझाओ तो रूड हो जाता है। भाई आसिम को मिस कर रहा है वो, जाहिर है कि तबीयत में चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। बस इसी को बहाना बना लिया उसने, और आपने भी उसे खुली छुट्टी दे रखी है, जो चाहे करता फिरे। अब पूछे इससे कहाँ से आ रहा है इस वक्त? मैं आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ ट्यूशन पर। देख लिया आपने, ये कोई वक्त है ट्यूशन पे जाने का? लेकिन आपको तो कसूर सिर्फ मेरा और सबा का नजर आता है। तुम हमेशा वक्त लेती रही हो मुझसे, और ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है अपना? क्या करती हो आसिम के यहाँ जाके? क्यों बैठे रहती हो दिन भर वहां पर? मुझे उसकी अम्मी से मिलकर बात कर कर सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मुझे मेरी माँ दोबारा मिल गई हो। कोई फायदा नहीं होगा इसका। ख्यालों की दुनिया से निकल आओ बतूल, और जो हकीकत है उसको फेस करो। हकीकत तो ये है कि मेरा जिंदा रहने का ही दिल नहीं कर रहा। कोई चाम बाकी नहीं रहा अब मेरे लिए। ऐसा आसिम ने तुम्हें क्या दे दिया है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता? वो मुझको बिल्कुल अपनी तरह का लगता था, जज्बाती सा इंसान, ख्वाबों में रहने वाला।
उसको भी हकीकत की दुनिया बहुत बुरी लगती थी। मुझे लगता है जैसे मेरा साया मुझसे अलग हो गया। अरे बतूल बाजी, पीरानी जी पकड़ी गई। ये देखिए अखबार में तस्वीर आई है उनकी। पूरी खबर बताओ। पूरी खबर ये है, पीरानी जी चोरों के ग्रुप के साथ मिली हुई थी और मुख्तलिफ लोगों के घर जाती थी और अपने साथियों को पता बताती थी। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि माल आधा आधा होता होगा। इसका मतलब है कि हम लोग बच गए। मुझे तो वो शुरू से फ्रॉड लगती थी। ये बात मैं आपको आज बता दूं। ये जैन बगैर बताए गाड़ी लेके चला जाता है, लाइसेंस भी नहीं बनाया अभी तक उसका। उसको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उसने पूछा तो गाड़ी उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं उसके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आने वाली। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा गुस्सा हर मसले का हल है? तो और क्या करूं मैं? बेजा ढील ने तो उसकी यह हालत कर दी है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सिर्फ वही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, सारी सूरत हाल ही तबाही की तरफ जा रही है। सबा का असर नहीं देखा तुमने? इसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो क्या सजा मुंतखब की है तुमने उसके लिए? ज़हनी सुकून की गोलियां तो खानी शुरू कर दी उसने। जी, सारी सारी रात जागती रहती है वो, खाली दिमाग लिए फिर रही है इधर उधर आजकल। तुम मुझसे कहो कि मैं क्यों कहूँ उससे? तुम्हारा भी कोई रिश्ता है उससे, तुम माँ हो उसकी। बेटी से बात करने के लिए सहारों की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें? वो भी तो मुझसे बहुत झिझक कर रहती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। कोई मसला अपना डिस्कस नहीं किया उसने मुझसे। तुमने भी तो कभी कोशिश नहीं की? अगर वो सारा और जैन की तरह मोहब्बतें छीन कर हासिल करना नहीं जानती तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे बिल्कुल महरूम ही कर दिया जाए। तुम क्या समझते हो मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? वो मेरी बेटी है, क्या उसे बार बार ये रिश्ता याद दिलाना पड़ेगा? बाज दफा मोहब्बतें सिर्फ दिल में रख लेना ही काफी नहीं होता। हेलो, तैमूर बात कर रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? ठीक है। आपने पाकिस्तान में रहने का फैसला कर लिया? हाँ, कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तुमने क्या फैसला किया? कौन सा? यहाँ से जाने का। हाँ, मेरे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। खाला को बता दिया है घर वालों को? नहीं, अभी 1 महीना है मेरे पास, बता दूंगी। फैसला खुद करो, लेकिन मशवरा किसी और का ले लो। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हालात को फेस करना चाहिए। तैमूर, मुझे यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे यहाँ कैद किया हुआ। फिर तो तुम्हें कैद तन्हाई मिलेगी, जो ज़्यादा खतरनाक होती है। कम से कम यहाँ लोग तो हैं तुम्हारे पास, जैसे भी हैं। ऑफिस के अलावा खुद को किसी और चीज़ में मसरूफ करो। क्या ये हल है? निजात तो है। मेरी दोस्त आयशा ने मुझे म्यूजिक क्लासेस लेने का मशवरा दिया। फिर तो ज़रूर सीखो। कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है? फ्लूट? नहीं, गिटार। फ्लूट क्यों सोचा तुमने? बहुत उदास म्यूजिक है ना, इसलिए तुम्हारी तबीयत से मैच करेगा। अच्छा, फिर तो हम सबको मिलके सीखना चाहिए। अमेरिका में मैंने भी गिटार सीखा था, लेकिन इंसान अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो सब कुछ भूल जाता है। अमेरिका याद आता है? मिस करता हूँ, याद नहीं आता। अम्मी, आप कौन सा प्रोग्राम देख? अम्मी, आपकी और खाला की आदतों में भी बहुत फर्क है। अम्मी, आप बहुत अकेली हो गई हैं। लेकिन कुछ अकेलापन तो आप खुद भी दूर कर सकती हैं। देखो तैमूर, ये एक बहुत नाजुक टॉपिक है। बेहतर है कि इस पर बहस ना करो।
और अगर मैंने कोई कदम उठाया है तो उसकी कोई वजह है। अम्मी, हो सकता है वो वजह एक जज्बाती फैसला हो। कुछ भी हो, मैं रोज रोज की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या इस वक्त आप अजियत में नहीं है क्या? तैमूर प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। अम्मी देखिए, मैं आपकी पूरी तरह से तो परेशानी दूर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी परेशानी पर परेशान हो सकते हैं, हमारे दुख शेयर कर सकते हैं। अम्मी, हम क्या खाला से नहीं मिल सकते? वो लोग भी तो मुश्किल में हैं और सबा भी अपसेट है। तुम्हें कैसे पता? मेरी बात हुई थी उससे। तुम मिले थे उससे मेरे मना करने के बावजूद? जी, क्योंकि मैं हालात सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम खानदानी मसले सुलझाने लगे हो, हालात सुधारने चले हो? क्या मैं इस खानदान का फर्द नहीं हूँ? तैमूर, ऐसी बातें मत करो। मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगी। मेरे जख्म मत कुरे दो प्लीज तैमूर, प्लीज। अम्मी, आपका मसला है कि जो आपका इलाज है आप उसे ही अपनी तकलीफ समझ रही हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको सी कॉर्ड सिखाऊंगा, तो ज़रा गौर से देखिए और सुनिए। अच्छा, पहले में हमने सी मेजर से शुरू किया, फिर ए माइनर आ गया, फिर एफ, फिर जी। ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कहाँ है? अम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा, पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं, आज आसिम की बर्थडे है, मैं केक लेकर आई हूँ। उन्हें हर चीज याद है, और अगर वो कुछ भूलती भी है तो तुम जो हो उन्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। मैं तुम्हारी तरह पत्थर नहीं हूँ जिसके लिए जज्बात की कोई अहमियत ही ना हो। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अहम मेरी माँ की जिंदगी है। उनके लिए जरूरी है कि वो अपना ध्यान किसी और तरफ लगाएं, कम से कम सोचें, वरना वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी। मेरे आने से उनका दिल बहल जाता है। जिसे तुम दिल बहलना समझ रही हो ना, वो उनके लिए ऐसा अजाब है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस पूरी दुनिया में तुम्हें ही अपने माँ बाप का ख्याल है। ऐसा था तो क्यों गए थे मुल्क छोड़कर? मुल्क से दूर जाने का मतलब? मुल्क से दूर जाने का मतलब मोहब्बतों से दूर जाना नहीं होता। कुर्बानी तो आसिम ने दी थी, माँ बाप के साथ रहना, कारोबार संभालना उनका। तुम इतने जल्दी वो मकाम नहीं बना सकते जो आसिम का था। सबा, बेटा सोने से पहले ये दूध पी लेना। पी लोगी ना? बहुत दुबली हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, लंच टाइम है, बैठो। ये बुक में लाया था तुम्हारे लिए। सोचा तुम आजकल म्यूजिक की क्लासेस ले रही हो, तो तुम्हें इस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, मैं पढ़कर वापस कर दूंगी।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसको अपने पास रख सकती हो। वैसे आजकल मेरा कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम जॉब से निकाल दी जाओगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लेंगे मुझे। सबा मेरा फोन तो नहीं आया कोई? नहीं। तैमूर, माय फ्रेंड आयशा, आयशा माय कजिन तैमूर। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग दोनों एक साथ काम करती हैं? जी हम दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। किस किस्म की बुक्स पब्लिश करते हैं आप लोग? काफ़ी किस्म की, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एजुकेशनल। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? मैं साउथ अमेरिकन राइटर्स जैसे एलेंदे, मार्केस। आई ऑल्सो लाइक मार्केस अ लॉट। इनफैक्ट सबा तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? अच्छा मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जाती हूँ। नाइस मीटिंग यू। हाँ, तुमने लंच कर लिए? नहीं। चलो आओ, तुम्हें लंच करवाता हूँ। ओके। ये मैं आसिम के लिए लाई थी। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इंसान अपने सुकून के लिए भी तो बहुत चीज़ें करता है। मुझे इसके पाँव के साइज़ का पता नहीं था। ये साइज़ इसके तो बिल्कुल ठीक ही रहेगा। शुक्रिया। मेरे जूते फट गए थे ना, तो मेरे पाँव जलते थे। तुम्हें कहा तो था इस महीने दिला दूंगी। इस घर की आखिरी किस्त भी तो देना है। ये आपका अपना घर नहीं है। बस बहन, आखिरी किस्त देनी है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है हम लोगों ने। अब जाकर अल्लाह ने सुख के दिन दिखाए। आसिम अपने अब्बा को याद नहीं करता? याद करे भी तो कैसे? बाप की मोहब्बत का मजा चखा ही नहीं, तो याद कैसे सताती? आपके और रिश्तेदार कहाँ हैं? माँ बाप तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी रिश्तेदार हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। तुम क्या करती हो? करती थी एक जगह पर काम, छोड़ क्यों दिया? ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा रोज़ी का बंद होता है ना, तो अल्लाह की तरफ से 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। पढ़ी लिखी हो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। शादी नहीं हुई तुम्हारी? जी नहीं। कोई पसंद नहीं आया? मैं पसंद नहीं आई। कहाँ है वो? जहाँ पर भी है सुकून में है। खैर, मैं किस्मत में शादी होगी तो हो ही जाएगी। आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उसका रंग रूप भी बिल्कुल यही था। आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? अपनी तरफ से तो बहन बहुत कोशिश की। अब भी ऐसा लगता है जैसे वो दरवाजा खोल कर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ये बातें किसने बताई? आसिम ने बताई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दोबारा जरूर आना। दूसरों की मुश्किलें देखकर अपनी मुश्किलें जरा कम लगती हैं। हाँ, वैसे मुझे याद है बचपन में मैं अम्मी और खाला के साथ ज़बरदस्ती मूवी देखने जाया करता था। वैसे बड़ी स्क्रीन का भी अपना ही एक मज़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे उस वक्त तो जब टीवी ड्रामा भी शुरू होता था ना, तो हर घर में से एक ही प्ले की आवाज़ आ रही होती थी, गलियां खाली हो जाती थी। वैसे अब तो लोगों के पास बड़ी वैरायटी है, जो चाहे देखें, जो चाहे ना देखें। और जब तक दिल चाहे देखें, सबके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल होता है और चैनल्स बदलते रहते हैं। अभी तो लोगों में सब्र ख़त्म हो गया है, हर इंसान अफरा तफरी का शिकार है। तुम्हें इतनी देर बाद वापस आकर काम करना कैसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है लोगों को मेरी आदत ख़त्म हो गई है। मुझे ज़बरदस्ती अपनी जगह बनानी पड़ रही है। किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। But you've been away for so long. बहुत कुछ बदल गया। ये तो है, लेकिन बिजनेस, पॉलिटिक्स और घरेलू झगड़े, मुझे किसी चीज़ का कुछ खास पता नहीं है। अजनबियत की एक दीवार है जिसे गिराना पड़ रहा है। अब तुम्हें देख लो, मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं तुमसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान ये लंबी बातें पहली दफ़ा हो रही हैं। वरना मुझे तो बस तुम्हारा बचपन ही याद है, तुम्हारी स्नूपी कॉमिक बुक्स। फिर मुझे एक ज़माने में जासूसी कहानियों का शौक हो गया था।
सारा मेरे कमरे में आके मुझे कहानियों के एंड्स बता दिया करती थी। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहानियों के एंड पहले ही पढ़ लेते थे। आसिम भी ऐसा करता था, उसमें इतना सब्र नहीं था। हम दोनों में कभी दोस्ती नहीं रही, हालांकि उम्रों में बहुत कम फर्क था। मुझे हमेशा यूं लगा जैसे वो जब भी मेरे सामने आता था काफ़ी रिजर्व सा हो जाता था, जैसे कोई मेहमान आ गया हो। गलती किसकी थी? फासलों की। फिर तुम गए ही क्यों? बस मैं अपने फैमिली बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं हमेशा वहीं रह जाऊँगा। तुम्हें लगता है कि तुमने बाहर रहकर बहुत कुछ खोया है? एजुकेशन और फ्यूचर के लिहाज से तो नहीं, अलबत्ता मोहब्बतों के लिहाज से शायद, क्योंकि फासले बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं।